एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो ईओक्यू की हमने बात की थी, या ऑल्सो जिसको हमने बोला था कि रीऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है, किस तरह से कैलकुलेट करना है। लास्ट क्लास में हमने वो चीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, तो पिछली क्लास में डिस्कस हुआ था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरह से निकाली जाती है और उसके फॉर्मूलाज की जो टर्म्स है वो हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज calculation of total cost at EOQ and the concept of discount। ठीक है, टोटल कॉस्ट एट EOQ हमने कैलकुलेट करनी है और साथ में अगर कोई डिस्काउंट गिवन है तो हमें बताना होगा क्या वो डिस्काउंट हमने सप्लायर से एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक बारी में हम ऑर्डर करना चाहते हैं ताकि इसके ऊपर लगने वाली पूरे साल की जो एनुअल टोटल कॉस्ट रहेगी वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, हमने ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी थी कि इस पे टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है विदाउट एनी डिस्काउंट। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में साथ में आपको डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, तो आपको वहां पर पूछा जाएगा क्या आपको ये डिस्काउंट सप्लायर से एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है जी, ये चीज चले, वेरी गुड। एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। वो कहता है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस ₹50,000 मटेरियल्स पर ईयर। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के लिए जो पहली चीज आपको गिवन है सी गिवन है, और ध्यान रखना है ये रुपीज टर्म में गिवन है। 50,000 रुपीज की कंजम्पशन हमें दी गई है। तो अगर आपको लास्ट क्लास का टॉपिक याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या तो आप यूनिट्स में निकाल सकते हैं या रुपीज में या वैल्यूज में निकाल सकते हैं। वो पता कैसे चलता है? दैट डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन गिवन। तो यहाँ कंजम्पशन रुपीज में गिवन है, तो इसका मतलब आंसर हम रुपीज टर्म में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़ता हूँ मैं। वो कहता था एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर परचेज इज 50 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर परचेज हमें गिवन है 50 रुपीज। अगर आपने लास्ट क्लास को ध्यान से देखा था, उसको एनालाइज किया था, तो मैंने वहां पर एक चीज लिखवाई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है ये किसके लिए हमने एक टर्म यूज की थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमने ये नाम एक लिखा था। तो इसका मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे दी गई है 50 रुपीज की। ठीक है जी, आगे वो कहता है एंड द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 20%। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट मुझे दिया गया है दैट इज इक्वल टू 20% पर एनम। ठीक, तो लास्ट क्लास का टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि ईओक्यू इसमें कितना होगा। तो रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हैं, सी पता है, ओ पता है, आई परसेंटेज में है। यूनिट्स में होता तो परसेंटेज को पर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था। रुपीज में है तो डायरेक्टली ये परसेंटेज ही हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला था हमारा 2CO डिवाइडेड बाय आई अंडर द रूट। तो टर्म्स को अप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 50,000 इंटू 50 रुपीज डिवाइडेड बाय 20%। ध्यान रखना है 20 से डिवाइड नहीं करना, 20% से डिवाइड करना है। उसका मतलब 20/100 से आपने इसको डिवाइड करना है। तो देखिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 50,000 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 20% उसका अंडर द रूट। तो ये हमारा आंसर आ जाता है दैट इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। तो इसका मतलब है वो कहता है जो 50,000 का आपने सामान खरीदना है, एक बारी में वो कहता है 5-5 हजार करके अगर आप खरीदेंगे तो बिना डिस्काउंट के ये जो टोटल कॉस्ट इस पर लगनी है वो मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो इसके साथ एक चीज और हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे। ठीक है, वैसे हमने शायद ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, मुझे पूरे साल में कितने यूनिट्स चाहिए हैं या कितनी रुपीस का सामान चाहिए है? 50,000 रुपए का। यूनिट्स होते तो यूनिट्स को डिनोट कर देते। एक बारी में मैंने कितने रुपए का ऑर्डर किया? 5,000 रुपए का। यूनिट्स होता तो यूनिट्स हो जाते। तो इसका मतलब मुझे पूरे साल में 10 ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे। ठीक है जी, ये चीज। तो अब यहां से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट
एट EOQ लेवल, कि जो हमने ये EOQ निकाला है कि एक बारी में 5,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और इस तरह से 10 बारी पूरे साल में ऑर्डर करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट होगी वो मिनिमाइज हो जाएगी। अब वो टोटल कॉस्ट क्या है वो चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो टोटल कॉस्ट का पहला एलिमेंट होता है दैट इज दी परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज प्राइस के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यूनिट्स पर एनम, पूरे साल में कितने यूनिट्स आपको चाहिए हैं, इनटू दी परचेज प्राइस पर यूनिट। जिस भी रॉ मटेरियल की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट पर यूनिट यहाँ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है पूरे साल की एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिट्स के साथ, तो यहाँ उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ने लिख तो यूनिट्स और पर यूनिट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने की बात यहाँ पर बोल दी है, पर क्वेश्चन में तो कहीं ऐसी कुछ गिवन नहीं है, ना पर यूनिट वैल्यू गिवन है ना ही यूनिट्स गिवन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यूनिट्स पूरे साल के एक यूनिट की प्राइस, इसका मतलब उन यूनिट्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे केस में डायरेक्टली ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो अगर वैल्यूज का क्वेश्चन होगा तो ये आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली जो वैल्यू गिवन है वो उठा के यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट जो एलिमेंट जो आपने इसमें ऐड करना है दैट इज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर करने का खर्चा इनटू जितने ऑर्डर्स मैंने पूरे साल में किए हैं। तो 10 ऑर्डर्स मैंने पूरे साल में प्लेस किए हैं, एक ऑर्डर करने पे 50 रुपए का खर्चा होता है, तो इसका मतलब टोटल 500 रुपीज मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, थर्ड जो एलिमेंट कॉस्ट का आपने इसमें ऐड करना है दैट इज दी कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हाफ इनटू परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू आई परसेंटेज पर आन। ठीक है, हाफ इनटू परचेज प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू आई परसेंटेज पर आन। तो देखें क्या आंसर आता है, हाफ परचेज प्राइस है 50,000, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं हमारे पास 10 और आई की परसेंटेज मुझे दी गई है 20%। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ जाता है 500 रुपए। दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों का जो टोटल आएगा दिस इज द आंसर ऑफ योर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मतलब EOQ के अकॉर्डिंग अपनी परचेजिंग करता हूं पूरे साल में, तो मुझे पूरे साल में 51,000 रुपीज की टोटल कॉस्ट इंकर करनी होगी। ठीक है जी, ये चीज सबको समझ आती है, वेरी गुड। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, हाफ इनटू यूनिट्स पर एनम अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू आई पर यूनिट पर एनम। ठीक है, ये फॉर्मूला आप उस केस में लगा देंगे अगर बाय चांस क्वेश्चन में आपको परचेज प्राइस की वैल्यू नहीं दी गई है, तो उस केस में थोड़ा सा फॉर्मूला मॉडिफाई करके आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, एक छोटी सी ट्रिक आपके नंबर बचाने के लिए, बाय चांस अगर आप एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, वो क्या है, EOQ लेवल पे ध्यान रखना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एट EOQ लेवल, ओनली एट EOQ लेवल, ये दोनों सेम होती हैं। ठीक है, ध्यान रखनी है ये चीज, और इन दोनों को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोला जाता है। इसको आप अगर ऐसे ना कैलकुलेट करके डायरेक्टली दोनों का टोटल निकालना चाहते हैं तो आप इसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अंडर द रूट 2COI। ठीक है, उसको रूट में डाल देंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्टली 1000 रुपए कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल EOQ लेवल के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चले, तो यहां तक मैंने EOQ निकाला है और उसके ऊपर जो लगने वाली टोटल कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर दी है। तो बिजनेसमैन कहता है कि ये मुझे सबसे कम पड़ेगी पूरे साल में टोटल कॉस्ट। अब आगे देखते हैं सप्लायर ने क्या ऑफर दिया है। वो कहता है द कंपनी
करंटली हैज एन ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी। जब भी ऑप्टिमम परचेजिंग पॉलिसी के बारे में आपको बताया गया हो, इसका मतलब वो EOQ आपको बताना चाहता है कि कंपनी प्रेजेंटली EOQ बेसिस पे काम कर रही है। ठीक है जी, आगे वो कहता है बट हैज बीन ऑफर्ड अ 0.4% डिस्काउंट इफ दे परचेज 5 times इन अ ईयर। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट दे रहा है एट 0.4% if you purchase 5 times। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, क्या चीज है। नॉर्मली भी हम बात करें मार्केट में डिस्काउंट का कंसेप्ट कैसे चलता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर मार्केट में हम गए एक पेन खरीदने, तो हमें वो एक पेन 10 रुपए का मिला। आपने बेचने वाले को बोला, दुकानदार को बोला यार पूरा 10 पेन का पत्ता बता दे कितने का देगा। वो कहता ठीक है जी 90 का दे दूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपने बल्क में कुछ सामान खरीदा है तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ आपका सप्लायर डिस्काउंट जो दे रहा है, ध्यान रखना है वो क्या कह रहा है। हम पहले क्या कर रहे थे, 5-5 हज़ार करके 10 बार ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। अब वो कहता है 10 की जगह 5 ऑर्डर्स प्लेस कर दीजिए। 5 ऑर्डर्स का मतलब 50,000 के लिए 10-10 हज़ार के 5 ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो 5 की जगह वो कहता है 10,000 का एक ऑर्डर कर दीजिए तो मैं आपको 0.4% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ध्यान रखना है डिस्काउंट के साथ हमेशा एक कंडीशन होगी कि इतनी क्वांटिटी खरीदोगे या इतने ऑर्डर्स अगर आप प्लेस करोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको हमने बताना है क्या ये डिस्काउंट मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, डिस्काउंट के नाम से सीधा देख के ये नहीं कहना कि यार डिस्काउंट है सस्ता ही होगा एक्सेप्ट करते हैं, नहीं जी। इस टोटल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, इससे सस्ता पड़ेगा एक्सेप्ट करेंगे, महंगा पड़ेगा वापस उसको मना करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के ऊपर टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। टोटल कॉस्ट में आने ये 3 एलिमेंट्स ही हैं, परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहली चीज परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस। आपको क्या लगता है, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा पहले की परचेज प्राइस और अब की परचेज प्राइस? बिल्कुल पड़ेगा जी, परचेजिंग पे ही तो डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है डिस्काउंट हमेशा परचेज प्राइस पे मिलता है, टोटल पे नहीं मिलेगा। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है टोटल निकाला इस पे 0.4% माइनस कर देते हैं, वो वहाँ की कॉस्ट आ जाएगी। नहीं जी, डिस्काउंट सिर्फ परचेज प्राइस पे मिलता है, ऑर्डरिंग या कैरिंग कॉस्ट पर डिस्काउंट नहीं मिला है। तो पहले जो चीज़ हम 50,000 की खरीद रहे थे अब वो मुझे 0.4% के डिस्काउंट पे मिल जाएगी और अब मेरी परचेज प्राइस हो जाएगी 49,800 रुपीज़। ठीक है, अगली चीज़ जो मुझे ऐड करनी है दैट इज दी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला हमने लिखा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या ये चेंज होगी पहले से? बिल्कुल हो जाएगी। पहले 10 ऑर्डर्स थे या 5 ऑर्डर्स हैं, ठीक है, तो वो भी बदल जाएगी। तो 5 ऑर्डर्स, एक ऑर्डर 50 रुपए का, तो 250 रुपये ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, प्लस कैरिंग कॉस्ट। इसके लिए फॉर्मूला डालते हैं हाफ इंटू परचेज प्राइस 49,800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 ऑर्डर्स इंटू आई की परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 20%। तो देखिए अब ये क्या वैल्यू आ जाती है, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 996। टोटल कर लेते हैं क्या वैल्यू होगी, प्लस 250 प्लस 49,800, तो टोटल कॉस्ट हमारी बन जाती है दैट इज 51046। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो इक्वल वाला कंसेप्ट था वो सिर्फ EOQ के लिए था। बाकी किसी भी लेवल पे ये चीज आपने सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपने अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, वो सिर्फ EOQ पे काम करेगा, बाकी किसी लेवल पे वो चीज नहीं होती है। ठीक, तो पहले मुझे टोटल कॉस्ट पड़ रही थी 51,000 की, अब मुझे टोटल कॉस्ट पड़ रही है 51,046 रुपीज की। तो एज अ बिजनेसमैन अगर ये मैं सोचूं क्या ये मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, नहीं जी, हम सीधा साधा बोल देंगे कि ये ऑफर मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है क्योंकि दिस इंक्रीजेज माय टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, ये चीज समझ आई है। तो अगर इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो डायरेक्टली आप बोल देते कि दिस ऑफर इज टू बी रिजेक्टेड एज दिस विल इंक्रीज माय टोटल कॉस्ट बाय 46 रुपीज। ओके, ये चीज समझ आती है। तो अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो कुछ इस तरह से वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा। और क्या कर सकता है वो, एक और डिस्काउंट या 2 अलग अलग तरह के डिस्काउंट और बोल देता कि अगर ऐसे परचेज करेंगे तो इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो आपने क्या करना है, उस पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे,
कम आएगी एक्सेप्ट करेंगे, ज़्यादा आएगी उसको भी मना करेंगे। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट और उसने बोला है, वो कहता है इफ द ऑफर इज रिजेक्टेड व्हाट काउंटर ऑफर इज टू बी मेड। तो हमने बोला कि हमने ये ऑफर को रिजेक्ट करना है, तो सप्लायर मुझसे पूछता है कि व्हाट काउंटर ऑफर इज टू बी मेड। तो मेरा सप्लायर कहता है सर मैं कितना डिस्काउंट दे दूं कि आप मेरी बात मान जाएंगे कि 5 बारी में आप परचेजिंग कर लेंगे। ठीक है, वो कहता है 10 ऑर्डर मैं नहीं भेज सकता हूं, मुझे नहीं फिजिबल होता, बार बार भेजना मेरे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे सस्ता नहीं पड़ती है ये चीज, आप 5 ऑर्डर करिए, कितना डिस्काउंट आपको चाहिए है ताकि आप भी, आपकी बात भी रह जाए और मेरी बात भी रह जाए। ठीक है, तो मैं उस केस को कब एक्सेप्ट करूंगा कि उसकी बात कितने डिस्काउंट पे मान लूंगा। अगर मेरी टोटल कॉस्ट डिस्काउंट के बाद कम से कम इतनी आ जाए तो मैं मान लेता हूं कि आपका मैं डिस्काउंट एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है। तो अगर मुझे इतना डिस्काउंट मिल जाए ताकि मेरी टोटल कॉस्ट कम से कम इसके इक्वल आ जाए तो मैं उसकी बात को मान लूंगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ले लेते हैं लेट टोटल परचेज प्राइस आफ्टर डिस्काउंट बी से ₹X। हम मान लेते हैं कि डिस्काउंट के बाद जो ये 50,000 का सामान है मुझे X रुपीज का पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैंने पर यूनिट डिस्काउंट नहीं बोला है, मैंने टोटल परचेज की वैल्यू ले ली है आफ्टर द डिस्काउंट। तो हमने अज्यूम कर लिया है कि 50,000 का सामान डिस्काउंट के बाद मुझे X रुपीज का पड़ेगा। तो इसके ऊपर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज परचेज प्राइस, वो हमने अज्यूम कर लिया है कि वो X रुपीज है डिस्काउंट के बाद। ऑर्डरिंग कॉस्ट, 5 ऑर्डर्स उसने बोला था, 50 रुपए का एक ऑर्डर करने का खर्चा, 250 रुपए की ये कॉस्ट हो जाएगी हमारी। कैरिंग कॉस्ट, ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला डालते हैं हाफ इंटू परचेज प्राइस अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू I% पर एनम। तो ये हमारा हो जाता है 0.02x। और ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल आ जाए, अगर ये 51,000 के इक्वल आ जाए तो हम सप्लायर की बात मान लेंगे। तो x को इक्वेट करते हैं, x प्लस 250 प्लस 0.02x इज इक्वल टू 51,000 रुपीज। 1.02x इज इक्वल टू 50750। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 50750 डिवाइडेड बाय 1.02। ठीक है, तो ये हो जाएगी 50750 डिवाइडेड बाय 1.02, ये वैल्यू आ जाती है 49755। ठीक है, अगर वो कहता मुझे 50,000 का सामान तो इस प्राइस में दे देगा तो मैं तेरा ऑर्डर जो या डिस्काउंट जो है वो एक्सेप्ट कर लूंगा। तो इस केस में मुझे कितना डिस्काउंट मिला है, 50,000 का सामान था जो मुझे 49755 में मिल गया है। तो इसका मतलब मुझे 245 रुपए का डिस्काउंट चाहिए है। डिस्काउंट परसेंटेज की अगर हम बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 245 का डिस्काउंट है, कॉस्ट प्राइस 50,000 थी बिना डिस्काउंट के, इंटू 100। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.05% कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा सप्लायर मुझे 0.05% का डिस्काउंट देगा तो मैं उसके 5 ऑर्डर्स वाली बात को मान लूंगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 15 नंबर का तो ये कंसेप्ट के ऊपर वो जनरली क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, डिस्काउंट मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे ये डिस्काउंट है, एक दो डिस्काउंट और आपको दे सकता है कि इतना डिस्काउंट होगा तो बताइए एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहां आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी आप वो वाली चीज को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप सबको समझ आ गया है। थैंक यू।